स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास 9th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट हिंदी। आज चैप्टर 9 स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। तो चैप्टर नंबर 9 पार्ट 1, ओके। इसके पहले हमने 8 कंप्लीट किया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ओके। और उसमें एक चैप्टर पहले ओपन योर बुक कर लीजिए। एक चैप्टर में मैंने लास्ट लेक्चर में आपको 4, 5, 6, 7, ओके, इसमें आपको मैंने उपसर्ग के बारे में और प्रत्यय को जोड़कर विशेषण के बारे में और विरुद्धार्थी शब्द के बारे में उचित प्रत्यय को जोड़कर संज्ञा के बारे में कंप्लीट करवाया, ओके। अभी आज हम 9 चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। निर्भय बनो। निर्भय बनो के राइटर कौन है? निर्भय बनो के राइटर है फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु। इनका जन्म कब है? इनका जन्म 1921 ईस्वी, सन 1977 ईस्वी में इनका निधन हुआ था, ओके। तो हम इनकी तरफ ध्यान देंगे। जन्म 1921 ईस्वी, ओके, और 1977 ईस्वी में। चलिए आगे ओपन योर टेक्स्ट बुक। आप अपने टेक्स्ट बुक निकालें, 34 पेज नंबर। निर्भय बनो, ओके। इसमें आपको ये बताया गया है बच्चों कि निर्भय बनो। निर्भय बनना मीन्स क्या? निर्भय बनना मीन्स निर्भयता बहुत बड़ा गुण होता है। क्या है? निर्भयता एक इंसान में बहुत बड़ा गुण होता है। बचपन से ही इस गुण का विकास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जो निर्भय बनो उसका विकास कब से होना चाहिए? बचपन से ही हमें आंतरिक विकास होना चाहिए। हमें निर्भय होकर जीना चाहिए। हमें आत्मविश्वास के साथ जीना चाहिए और अपने आप में निर्भय होने का एक अंदर से आत्मविश्वास मन में ठान लेना चाहिए, ओके। तो बचपन से लेखक के उपन्यास कितने चौराहे से लिए गए? इस अंश के सभी पात्र नवयुवक है। इस अंश के क्या है? जितने भी पात्र हैं उसमें नवयुवक है। उनमें निर्भयता दिखाई देती है। उनमें क्या देती है? निर्भयता दिखाई देती है, ओके। उनमें निर्भयता दिखाई देती है। जो डरते हैं उन्हें निडर बनाने का प्रयत्न किया जाता है। क्या किया जाता है? जो डरते हैं उनको हम क्या करते हैं? निडर बनाने की प्रयत्न करते हैं ताकि उनके में आत्मविश्वास आए और वो आगे जो भी कार्य करना है उनको वो अपना खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस पे अपना वो कार्य कर सके, ओके। चलिए बुक पे थोड़ा ध्यान देंगे हम कि प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ने वाला प्रियमोदा अपने स्कूल में क्या था? लोकप्रिय था, ओके। तो पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। प्रसिद्ध आंचलिक कथाकार रेणु का जन्म वर्तमान बिहार के पूर्णिया जिले के औराही हिंगना गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? पूर्णिया जिले में। उनका जन्म कहाँ हुआ था? पूर्णिया है ना, पूर्णिया जिले में, ओके बच्चों। पूर्णिया जिले के औराही हिंगना गांव में हुआ था। है ना, हिंगना गांव में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा उनके गांव विराटनगर नेपाल तथा बनारसी में हुई। उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुआ? विराटनगर बनारसी में हुई। उन्होंने भारत तथा नेपाल के स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भाग लिया तथा उन्होंने करवास भोगा। कुछ समय तक
था। ओके, वह अपने पहले उपन्यास मैथिली आंचल के प्रकाशन के साथ, है ना। चलिए, उनका पहला उपन्यास क्या है? पहला उपन्यास है ना, उनका पहला उपन्यास मैला आंचल क्या है? आपने मैथिली शरण, आचार्य द्विवेदी और रविंद्रनाथ टैगोर, इन लोगों के बारे में नाम सुना था। तो फणीश्वर नाथ रेणु इन्होंने कौन सा लिखा है? निर्भय बनो। निर्भय कब से होना चाहिए? हमें बचपन से ही निर्भय का विकास होना चाहिए। ओके, तो इनका पहला उपन्यास था मैला आंचल। इनका पहला उपन्यास क्या था? मैला आंचल। देखिए, मैं यहाँ लिख रही हूँ मैला आंचल। ओके, मैला आप टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं, है ना। मैला आंचल के प्रकाशन के साथ ही वे विख्यात हो गए। विख्यात मीन्स प्रसिद्ध हो गए। उन्होंने पहला मैला आंचल उपन्यास लिखा था, इसी में उन्होंने विख्यात हो गए और उन्हें बहुत ही प्रशंसा और तारीफ मिली और सबको ये पसंद उनका उपन्यास आया था। ओके, उसके पहले से एक कहानीकार तथा रिपोर्टाज लेखक के रूप में साहित्य जगत में सुपरिचित हो चुके थे। उसके पहले उन्होंने कहानीकार जो कहानी लिखे थे उसी में वो सुपरिचित हो गए थे। रेणु जी की रचनाओं में उनका जीवन अनुभव मुखरता है। जीवन की अनुभव मुखरता है। जीवन की कुरूपता को मानवीय सहायता तथा तटस्थल के साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में क्या किया था? व्यक्त किया था। अपनी रचनाओं में व्यक्त किया था। उनकी भाषा में लोक बोलियों के शब्दों का प्रयोग ध्यान आकर्षक है। उनकी भाषा में लोक प्रयोग का भाषा आकर्षक जनक है। ओके, भाषा में ताजगी और नयापन है। भाषा में क्या है? ताजगी और नयापन है। मैला आंचल, परती पड़ी कथा, जुलूस, पट्टू बाबू रोड, कितने चौराहे आदि उनके प्रमुख उपन्यास तथा ठुमरी अग्निखोर पहला उपन्यास मैला आंचल है। उसके बाद का और भी इनका उपन्यास का नाम है, जैसे मैं आपको लिख के बता देती हूँ। परती, है ना, परती पड़ी कथा। ओके, फिर नेक्स्ट है जुलूस पलटू बाबू रोड, पलटू बाबू रोड। ओके, बाबू रोड इत्यादि और भी है। ओके, तो मैंने आपको पहला उपन्यास मैला आंचल, पड़ती पड़ी कथा, जुलूस, पलटू बाबू रोड, ओके, इत्यादि और भी है इनके। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया था। क्या किया था? भारत श्री अधिकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया था। यह अंश उनके उपन्यास कितने चौराहे के 7वां प्रकरण से लिया गया है। कितने चौराहे 7वां प्रकरण से लिया गया है। विद्यार्थी जीवन में भी मानवीय सामाजिक मूल्यों के प्रति कथानायक मनमोहन का कैसा सुझाव होता है। इस अंश में उसका चित्रण है। शिक्षक इस पाठ से निर्भयता के गुण का विकास
करने का प्रयास करेगा। क्या करेगा? गुण का विकास करने का प्रयास करेगा। ओके, तो मैं अब चैप्टर की तरफ ध्यान देंगे, है ना बच्चों। चलिए आप चैप्टर की तरफ ध्यान देंगे कि प्रियमोदा क्या बोलती है? प्रियमोदा प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है। क्या है? प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ने वाला लोकप्रिय विद्यार्थी है। वो क्या है? लोकप्रिय, बहुत फेमस था, उसका सब कुछ पढ़ाई में अच्छा था। ओके, रिजल्ट भी अच्छा लाता था, समझदार भी था और वो तेज था। वो हर रविवार को सुबह सन्यासी आश्रम के लिए घर घर जाकर एक मुट्ठी अनाज क्या करता था? हर रविवार को वो सन्यासी आश्रम के लिए घर घर से एक मुट्ठी अनाज मांगता था और बीमार छात्र या शिक्षक की क्या करता था? वो पूरी तरह से सेवा शुश्रूषा करता था। ओके, फिर स्कूल के सभी लड़के और मास्टर उसको प्यार करते थे। स्कूल ही नहीं, उस छोटे से कस्बे में उसको प्रायः सभी जानते थे। क्या करते थे? उसको सभी जानते हैं कि ये प्रियव्रत राय मैट्रिक में पढ़ता है और बहुत ही अच्छा है। हर रविवार को सुबह बगल में झोली लटकाकर सन्यासी आश्रम के लिए मुठिया वसूलने निकलता था। वो हर रविवार को क्या करता था? सन्यासी आश्रम में जाके एक दूसरे के यहाँ से अनाज वगैरह मांग के लाता था। कभी अकेला, कभी साथियों के साथ। स्कूल का कोई छात्र या शिक्षक बीमार पड़ा, फिर प्रियमोदा अपनी टोली के साथ उसके घर पर हाजिर, तब तक रोगी भला चंगा न हो जाए उसका दल सेवा में जुट जाता था। इससे यह निष्कर्ष निकलता है बच्चों कि जो प्रियमोदा प्रिययोदा है, उसके मन में क्या रहता था कि हर रोज स्कूल जाता था, काम करता था। एवरी संडे को वो सन्यासी आश्रम में जाके या घर घर से अनाज लाता था और जो शिक्षक या स्टूडेंट बीमार होते थे उनके मदद करने के लिए वो हमेशा तैयार रहता था और जब तक वो पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो जाता था वो उनकी मदद करता रहता था और उनके साथ रहता था, उसके दल में सेवा में जुट जाता था। रोबी और कालू प्रियोदा के दल में हैं। रोबी और कालू किसके दल में थे? प्रियोदा के साथ में थे। उन लोगों ने मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया। हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल के सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं। क्या करते हैं? स्कूल की छुट्टी के बाद जमा होते हैं। खेल कूद, गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनते हैं। रविवार का प्रोग्राम तब करते हैं जिसे मोहल्ले में कौन जाएगा मुठिया वसूलने। रविवार को वो क्या करते हैं? प्रोग्राम करते हैं, सब साथी एक साथ मिल जाते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि कौन मोहल्ले में कौन जाएगा। उन लोगों का मनमोहन को भी अपने साथ प्रियोदा के दल में शामिल कर लिया। मनमोहन था, उसको भी अपने ही दल में, अपने समूह में उनको शामिल। हर शनिवार को परमान के उस पार बालूचर पर प्रियोदा के दल सदस्य स्कूल की छुट्टी के बाद क्या करते थे? जमा होते थे। स्कूल की छुट्टी जब हर शनिवार को हो जाती थी तो सब विद्यार्थी एक साथ जमा हो जाते थे और खेल कूद, गाने बजाने के अलावा प्रियोदा दुनिया भर की खबर सुनाते थे। वो क्या करते हैं? खेल कूद उनका सब्जेक्ट था ही, गाना बजाना था, लेकिन दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके बारे में वो सबको बताते थे, उनके बारे में चर्चा करते थे। रविवार का प्रोग्राम तथा करते थे कि इस मोहल्ले में कौन जाएगा मुखिया वसूलने। फिर सदस्य होना खूब तेज लड़का है, क्लब का सदस्य होना चाहता था। प्रियमोदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखकर पूछा था, भारतवर्ष के एक ऐसे आदमी का नाम लो जिसे लोग भगवान का अवतार समझते हैं। क्या कहते हैं? एक ऐसा व्यक्ति का नाम लीजिए जिसे लोग भगवान उन्हें अवतार समझते हैं। महात्मा गांधी। ठीक है,
तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? प्रियोदा का सवाल दूसरा सवाल था। वो उससे पूछता है कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो, है ना। मनमोहन चुप रहा, फिर बोला वकील। क्या किया? चुप रहा थोड़ी देर, उसके बाद वो जवाब देता है कि मैं वकील बनना चाहता हूँ। सभी वो ठट्ठा कर हंसे, लेकिन प्रियोदा गंभीर ही रहे। बोले ठीक है, बीमार लोगों की सेवा करना जानते हो, सीख लेंगे। वो बोले कि बीमार लोगों का सेवा करना जानते हो, हम सीख लेंगे। ओके, शाबाश यदि रोगी हैजा से पीड़ित हो, शाबाश रोगी हैजा से पीड़ित हो। मनमोहन चुप रहा, क्योंकि हैजा के नाम से ही उसे डर लगने लगता है। गाना जानते हो जी? तैरना। गाना जानते हो जी? तैरना। जी नहीं। क्या बोला? जी नहीं। प्रियोदा ने सूर्य नारायण नामक सदस्य से कहा। एक सूर्य नारायण नामक सदस्य उससे कहता है, सूरज मोना तैरना नहीं जानता। सूरज मोना तैरना नहीं जानता, सीख जाएगा। एक दिन उठाकर पानी में फेंक दूंगा, खुद तैरने लगेगा। उन्होंने क्या किया? ये तैरना नहीं जानता है, एक दिन मैं उसे उठाकर पानी में फेंक दूंगा तो वह तैरने लगेगा। सभी हंसे। सूर्य नारायण पढ़ने में कमजोर है, लेकिन शरीर उसका मजबूत है। क्या है? सूर्य नारायण पढ़ने में कमजोर है, लेकिन उसका शरीर क्या है? मजबूत है। रोज 100 दंडक बैठकर करता है। क्या है? 100 दंडक बैठकर करता है। तो जो व्यक्ति अपने दिनचर्या में व्यायाम, एक्सरसाइज, कसरत करते रहेगा, वो किसी भी अंग से कमज़ोर नहीं होता है, किसी तरह से कमज़ोर व्यक्ति नहीं कहलाता है। उसके में अपना आत्मविश्वास होता है, निर्भय बनने का विश्वास होता है। ओके बच्चों, तो उसके साथी सूरज पहलवान कहते हैं। उसके साथी क्या कहते हैं? उसको सूरज पहलवान कहते हैं। उसको दल के सदस्यों को तैरना सिखलाना उसी का काम है। उस दिन सभी ने नए सदस्य मोना यानी मनमोहन से गीत सुनने की इच्छा प्रकट की। मनमोहन पहले लजाया। मनमोहन क्या कहा? लजाया मीन्स शर्माया। लजाना मीन्स शर्माना कहलाता है उसका, है ना। लजाया, शर्माया। ओके, बाद में मैं आपको मीनिंग लिखा दूंगी। किंतु जब प्रियोदा ने आग्रह किया तो उसने खखार कर गला साफ किया। उसने क्या किया? खखार कर गला साफ किया। कौन गीत गाए वहाँ? कौन गीत गाए वह? उसने शुरू किया, राम रहीम न जुदा करो भाई। क्या गाना गाया था? राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी। राम रहीम न जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी, है ना। गीत समाप्त होने के बाद प्रियोदा बोले, वाह बहुत मीठा गला है तुम्हारा कालू। तुम प्रभात फेरी वाले दोनों गीत मोना को सिखा देना। क्या बोला? प्रभात फेरी वाले दोनों गीत किसको सिखाने के लिए बोला उन्होंने? मोना को सिखाने के लिए बोला। सूरज पश्चिम की ओर झुक गया। सूरज क्या किया? पश्चिम की ओर झुक गया। बालूचर पर लाली उतर आई। परमान की धारा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई। बच्चों, मैं चैप्टर आपको रीड करके एक्सप्लेन करके बता रही हूँ कि बाय द वे कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए, चूज द करेक्ट आंसर आया, एमसीक्यू आएंगे, तो आपको ये चैप्टर पूरी तरह रीड करना ही है। आपका होमवर्क में भी है कि 9th चैप्टर का आपको पूरा रीड करना है। ओके, तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ, शॉर्ट में रीड करके भी आपको बता रही हूँ, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। और कहीं भी आपको डाउट हो क्वेश्चन आंसर, तो आप ये रीड करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको सभी की जानकारी हो जाएगी, है ना। तो उन्होंने क्या किया कि बालूचर पर लाली उतर आई। परमान की धरा पर डूबते हुए सूरज की अंतिम किरण झिलमिलाई, है ना। पखेरु दल बांधकर बांसवानी की ओर लौटने लगे।
प्रियोदा के दल के सभी सदस्य पंक्ति बांधकर लौटे। पुल के पास एक गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था। क्या कह रहा था? गाड़ीवान तन्मय होकर गीत गा रहा था। भोला गरीब तक दिन पहिया हरब, भोला गरीब के दिन। ओके, सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया। सूरज ने उसी में सुर मिलाकर सुर गाना किया। एक टाले लोटा छल बेटा छल तीन पन्निया। सुनिएगा जरा फिर से, मैं एक बार रिपीट करती हूँ। सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया। जब हम एक दूसरे को गाना सिखाते हैं तो कैसे सीखते हैं बच्चों? अगला गाता है तो पहले हम थोड़ी देर सुन लेते हैं, फिर उसके बाद उसके साथ रिपीट करते हैं, है ना। तो उसने भी क्या कहा? सूरज ने भी उसी सुर में सुर मिलाकर गाना शुरू किया। गाना क्या था? एकटा ले जा लोटा छल बेटा छल तीन पनिया, पीबत काल लोटा लेलक छिन। ओके, मने कीर्ति ना आनंद झा ने कहा विद्यापति की लाचारी है। कीर्त्यानंद झा ने कहा विद्यापति की लाचारी है। लाचारी लाचारी टठाय। ओके, बालूचर के उस पार से किसी ने फायर किया। क्या किया? बालूचर की उस पार से किसी ने फायर किया। एक पखेरु बालू पर गिरकर छटपटाने लगा। क्या क्या? एक पखेरु बालू पर गिरकर वो क्या करता है? छटपटाने लगता है ना। छटपटाने लगता है मतलब उसको पखेरु में जानते हैं किसको बोलते हैं? पखेरु, पक्षी, पखेरु, पखेरु, है ना। पखेरु मीन्स पक्षी। एक पखेरु क्या करता है? वो छटपटाने लगता है। पक्षी, पक्षी, है ना। तो हम ये देखेंगे पखेरु छटपट, उसका जोड़ा विकल होकर बहुत देर तक रोता रहा। क्या हुआ? उसका जो जोड़ा था, पक्षी का जोड़ा होता है ना, तो उसका जोड़ा था तो वो बहुत देर तक क्या करता है? रोता रहा। मटमैले अंधकार में एक अर्धनूमी आदमी दौड़ा हुआ आया और मरी हुई चिड़िया के देने को पकड़ कर चिल्लाया, मिल गया हुजूर, मिल गया। ओके, वो उसको डरने को देखा तो पकड़ कर चिल्लाने लगा, मिल गया हुजूर, मिल गया। ओके, इब्राहिम बोला, सब डिप्टी साहब का अर्दली है, सब डिप्टी साहब का अर्दली है, साला भारी खचरा है। प्रियोदा के मुंह से अचानक निकला हल। ओके, फिर उसने क्या किया? तब इब्राहिम को अपनी गलती का एहसास हुआ। क्या होता है? जब ऐसा शब्द बोलता है वो, तो उसको क्या होता है? उसको एहसास होता है कि दल का नियम कोई सदस्य किसी किस्म का अपशब्द या गाली मुंह से नहीं निकालेगा। वो गाली बकता है, जैसे मैंने अभी आपको पढ़ के बताया। ओके, तो वो बोल रहा है कि दल का जो सदस्य का किस्म का शब्द है वो किसी को भी निकालने का कोई हक नहीं है ना। इब्राहिम ने तुरंत सिर झुकाकर दल के नायक प्रियोदा और सदस्यों से क्या किया? माफ़ी मांगी। तुरंत माफ़ी मांगता है कि हुजूर, हमसे यह बात यह है कि साले ने ये जो मैंने कुछ भी बोला है वो मुझसे गलती से हो गई, मुझे क्षमा करें। सभी हंसे। प्रियोदा ने गंभीर होकर कहा, इब्राहिम, यह तुम्हारी 8वीं गलती है। क्या है? उसकी कितनी गलती थी? यह 8वीं गलती है। 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, 10 होते ही हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। इब्राहिम ने पूछा, लेकिन सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है? सरकारी अफसरों को गाली देने में क्या हर्ज है? तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। बच्चों, अगर हम किसी को गाली देते हैं या अपशब्द बोलते हैं या कुछ भी बोलते हैं तो किसी और का नहीं, मेरा ही
नुकसान होता है ना। लेकिन उसको बाद में यह एहसास हो गया कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हारा मुंह खराब होगा, उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, मगर वे तो गाली देते हैं। वे ही क्यों, बहुत लोग गालियाँ बकते हैं। नहीं प्रियोदा, आप इब्राहिम को नहीं समझा सकेगा। वह महीन बात देरी से बूझता है और समझा देता है। देखो इब्राहिम, यदि क्लब का मेंबर रहना है तो इसके रूल्स को अपनाना होगा। वो उनको समझा रहे हैं कि अगर आप क्लब के मेंबर बन रहे हो तो जो इसका रूल है उसे आपको अपनाना पड़ेगा, तभी आप हमारे सदस्य में शामिल हो सकते हैं। कोई सदस्य आपस में बातचीत के सिलसिले में भी कोई खराब शब्द नहीं बोलेगा। बोल रहे कोई भी इस सब्जेक्ट के बारे में आपस में भी कोई अपशब्द नहीं बोलेगा, कोई किसी को गाली नहीं देगा, सब कोई एक दूसरे से मिलकर रहेगा। बात खत्म। सहु आइन धर्मशाला के पास आकर सभी ने एक दूसरे से विदाई ली। कालू ने कहा, मोना तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चल मैं पहुँचा दूँ। वो बोल रहा है कि तू रास्ते में डरेगा, मैं जानता हूँ, चलो मैं तुम्हें पहुँचा देता हूँ। ओके, चलिए आगे देखेंगे। प्रियोदा ने कहा, मोना डरता है, मैं उसे पहुँचा दूंगा, तू घर जा। कालू क्या बोला? मोना डरता है, मैं उसे पहुँचा दूंगा, तू घर जा। कालू रास्ते में प्रियोदा चुप रहे। रास्ते में क्या करिए? प्रियोदा चुप रहे। एक सूनी जगह पर आकर रुक गए। सूनी जगह यानी सुनसान जगह पर जहाँ कोई आता जाता नहीं है, वो वहाँ क्या गए? जाके वहाँ रुक जाते हैं। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पीपल के पेड़, दोनों ओर बहुत दूर तक खंडहर और मैदान। पास के एक उजरे हुए मकान की ओर इशारा कर प्रियोदा ने कहा, जानते हो इस घर में कभी मुर्दों के चीड़-फाड़ होती थी। पोस्टमार्टम हाउस था। यह इसलिए लोगों को डर है कि आसपास के पेड़ों पर भूत पिशाच किलकिला करते रहते हैं। मैदान में प्रेतनियाँ नाचती है। क्या करती है? मैदान में प्रेतनियाँ नाचती है झुंड बांधकर। क्यों डरने लगा? और वो उसको समझा रहा है कि तुमको डर क्यों लगता है? अकेले यहाँ आ सकते हो? जी नहीं, उसने कहा, जी नहीं, मुझे तो बहुत डर लगता है। ओके, प्रियोदा हंसे, बोले, देख मोना, भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी तंग नहीं करता। क्या करता है? भूत प्रेत ऐसे आदमी को कभी तंग नहीं करता है जो 10 काम करता हो। तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था। क्या करते हैं? तुम्हारी उम्र में मैं भी डरता था। बच्चों, एक उम्र ऐसा ही है जब हमें डर लगता है, भय लगता है। हम कोई भी कार्य करने जाते हैं उसके पहले ही हमारे मन में मेरा आत्मविश्वास डोल जाता है कि मुझसे ये काम नहीं होगा, डर होता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है बच्चों कि वो डर भय सब खत्म हो जाता है। हम निर्भय हो जाते हैं और अपने काम करने के लिए सक्षम हो जाते हैं और तैयार हो जाते हैं। चाहे कोई कितना भी डराए धमकाए क्यों नहीं, लेकिन हमारा आत्मविश्वास, आत्मबल स्ट्रांग रहेगा तो हमें कोई भी हिला नहीं सकता है। ओके, तो एक समय था जो मैं भी, मेरे गुरु महाजन ने मुझे हंसकर कहा कि 10 का काम करने वाला हो वो तो खुद भूत होता है, उसको भूत क्या कर सकता है। वो बोल रहे हैं कि जो 10 काम अकेले कर सकता है, इतना सारा काम कर सकता है, वो खुद भूत है। वो भूत उसको क्यों डराएगा? इसलिए कि तुम इंटेलिजेंट हो, एक्सपीरियंस वाले हो और आप कर सकते हो, आत्मनिर्भय हो, अपने आप में आत्मविश्वास है तो तुम सब काम कर सकते हो। चलो शुरू करो। तो यह गाना राम रहीम ना मनमोहन गाने लगा। राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना, जी जी ई। वो क्या कहा? उसको आत्मविश्वास दिलाया और बोला कि तुम ये गाना गाओ। मनमोहन गाने लगा, राम रहीम ना जुदा करो भाई, दिल को सच्चा रखना जी, है ना। ये गाना उसको गाने के लिए उत्साहित किया, प्रोत्साहन किया, उसका आत्मनिर्भर, उसका आत्मविश्वास जगाया।
तो बच्चों हमें एक दूसरे को नीचे नहीं गिराना चाहिए, ऊपर हमेशा उठाने की कोशिश करना चाहिए। अगर हम उसका प्रोत्साहन करेंगे, उसको हम बताएंगे कि आपके अंदर आत्मविश्वास है, तो आप जरूर काम कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो ये लेक्चर यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिटेल में मीनिंग लिखाऊंगी। तब तक के लिए ओके, हरिओम, थैंक यू।